नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता से क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आज हमारा वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाएंगे। अगले सेक्शन में हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री से मेडुअल हिस्ट्री से क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए वैदिक सभ्यता से आज समाप्त करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो पहला इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, उपनिषद में मृत्यु संबंधी जो चर्चा है वो किस उपनिषद में की गई है? तो ये देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन मतलब ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है केन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसका वो है कठोपनिषद। और तीसरा ऑप्शन जो है श्वेताश्वेतर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है इसका मुंडक। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है मुंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो है मृत्यु संबंधी जो चर्चा की गई है, ठीक है, मृत्यु संबंधी जो चर्चा है वो किसमें की गई है? कठोपनिषद में। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा जानकारी जो दी गई वो देख लेते हैं हम लोग। कृष्ण यजुर्वेद की कठशाला, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की कठशाला की उपनिषद में यम और नचिकेता संवाद के माध्यम से जीवन मृत्यु की जो चर्चा है वो किया गया है इसमें। ठीक है, यम और नचिकेता किसके बीच का संवाद है? यम और नचिकेता के बीच का संवाद के माध्यम से जो है मृत्यु और जीवन और मृत्यु का जो है वो उसके बारे में जो बात किया गया है। ठीक है, किस उपनिषद में चर्चा की गई है? तो कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में मृत्यु संबंधी जो चर्चा है वो की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है। ठीक है, कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन जो हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया है। पहला ऑप्शन जो है विदत, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सभा, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें परिषद, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है समिति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। इसमें जो ऊपर नीचे हो गया है, बी सी ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन, 1 2 3 4, ये चारों जो ऑप्शन हैं ये सही हैं। ठीक है, तो इसमें वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में कौन सहायक है? तो ये चारों जो हैं वो सहायक हैं। ठीक है, विदत, सभा, परिषद और समिति। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभेय कहा जाता। सभा के जो सदस्य थे उनको क्या कहा जाता था? सभेय। ठीक है, अथर्ववेद में सभा के लिए नरिष्ठा शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में जो है किस शब्द का प्रयोग हुआ है? नरिष्ठा। सभा के लिए जो है अथर्ववेद में नरिष्ठा शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। ठीक है, विदत और गण जो है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। ठीक है, विदत जो है और गण जो है वो आर्यों की सबसे प्राचीन जो है संस्था है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऋत शब्द जो है वो किससे संबंधित है? हम देख लेते हैं इसको। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें धातु विज्ञान के अध्ययन से, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें नैतिक व्यवस्था से, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें धर्म से संबंधित। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है, लास्ट ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है वैदिक सूक्त से।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नैतिक व्यवस्था से। ठीक है, रीत शब्द जो है किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, और देख लेते हैं रीत का अर्थ जो है इसमें जो दिया गया है सत्य अथवा अविनाशी सत्ता। ठीक है, इसका जो रीत का जो अर्थ है वो अविनाशी और सत्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। ठीक है, जो सीता शब्द का अर्थ है उसमें इसको कह रहा है निर्धारित कीजिए, कौन है, मतलब सीता शब्द का अर्थ कौन सा है इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें पृथ्वी के उर्वरा देवी, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें राजा जनक की पुत्री, और तीसरा जो दिया गया है इसमें ज्योति हुई कूड़ या कड़। ठीक है, ज्योति हुई कूड़ या कड़। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है हल रेखा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ज्योति हुई कूड़ या कण। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है ये सीता अर्थ जो है ये ज्योति हुई कूड़ के रूप में है। ठीक है, और देख लेते हैं जानकारी इसके बारे में। तो ऋग्वेद के कुल 10,580 जो मंत्र हैं उसमें 24 बार जो है कृषि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो ऋग्वेद का जो जितने कुल उसमें मंत्र हैं वो कितने हैं? 10,580। ठीक है, 10,580 जो है ऋग्वेद में मंत्र हैं। ठीक है, जिसमें 24 बार जो है उन मंत्रों में 24 बार जो है कृषि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितनी बार? 24 बार। ठीक है, इसमें चरसिणी शब्द कृषि के लिए हुआ है। ठीक है, जो ऋग्वेद है इसमें चरसिणी शब्द आया है बार बार, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? कृषि के लिए। ठीक है, चरसिणी जो है वो किसके लिए आया है? कृषि के लिए। कृषि शब्द जो है कृषि के लिए, ये चरसिणी शब्द जो है ऋग्वेद में आया है। ठीक है, हल के लिए लांगल, बैल के लिए जो है वृक्क शब्द जो है आया है। ठीक है, हल के लिए कौन सा शब्द आया है? लांगल। लांगल जो है वो आया है। ठीक है, और बैल के लिए जो कौन सा शब्द आया है? ये है वृक्क शब्द जो है आया है। कृषि का कितनी बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद के मंत्रों में? 24 बार। ठीक है, और चरसिणी शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? कृषि के लिए ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? ठीक है, वैदिक सभ्यता में सदानीरा का वर्तमान नाम, अभी का आधुनिक नाम जो है वो पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन जो है। पहला ऑप्शन जो है यमुना, दूसरा ऑप्शन जो है इसका झेलम, तीसरा ऑप्शन जो है गंडक, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक। सदानीरा नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? गंडक। ठीक है, गंडक नदी कहते हैं वर्तमान में। ठीक है, वैदिक कालीन सदानीरा नदी का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के पूर्वी विस्तार के समय विदेह माधव की कथा में मिलता है। किसकी कथा में? विदेह माधव। ठीक है, विदेह माधव के कथा के विस्तार में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, सदानीरा का जो है वो कहाँ बहती है? वो उसका वर्तमान क्या नाम है? गंडक। ठीक है, यह वर्तमान में बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नदी है। ठीक है, कहाँ पर बहती है ये बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर, ठीक है, बहने वाली नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1400 ईसा पूर्व ईसा माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है किस स्थल पर पाया गया है? ठीक है, जो एशिया माइनर 1400 ईसा पूर्व जो एशिया माइनर का एक अभिलेख जो है वो जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है
ठीक है, वो किस स्थल पर पाया गया है या मिला है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। पहला ऑप्शन जो है इसमें अंकोरा, दूसरा ऑप्शन जो है बोगज कोई, और तीसरा ऑप्शन जो है टर्की, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें हित्ती। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोगज कोई। ठीक है, बोगज कोई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस स्थल पर मिला है, तो ये बोगज कोई स्थल पर जो है वो मिला है। ठीक है, एशिया माइनर का जो 1400 ईसा पूर्व का जो एशिया माइनर का जो अभिलेख है वो कहाँ मिला है, जिस पर वैदिक देवताओं का उल्लेख है, वो बोगज कोई में प्राप्त हुआ है। ठीक है, आहूत आर्य देवता जो है इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य हैं। ठीक है, आहूत जो आर्य देवता हैं वो इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं और नासत्य हैं। ठीक है, इसमें नासत्य की पहचान जो है ऋग्वेद के चिकित्सक देवता अश्विन से की गई है। ठीक है, नासत्य जो था वो ऋग्वेद में इसको एक चिकित्सक देवता माना जाता था, जिसका नाम जो था अश्विन से की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपनामों में किसका प्रयोग ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के लिए नहीं है। इंद्र के लिए नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं तो इसके ऑप्शन जो है, इसका पहला ऑप्शन जो है इसमें रथेष्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें माधवा, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें वृत्तहन, और चौथा ऑप्शन जो है पर्जन्य। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, पर्जन्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंद्र रथेश जो है अर्थात एक सक्षम रथ योद्धा, जो इंद्र के बारे में जो बात की गई है रथेष्ट, रथेष्ट मतलब रथ में धुरंधर, या मतलब बहुत अच्छे से जो है रथ को चलाता था। ठीक है, इसलिए इंद्र को जो है रथेष्ठा मतलब रथेष्ठा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये सक्षम रथ योद्धा भी थे। ठीक है, सोमापा अर्थात सोम, सोमापा सोम के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है, सोमापा। ठीक है, अत्यधिक पान करने वाला जो था, जो मदिरा पान जो है वो नशे में जो धुत रहते हैं उसके लिए किया गया है। पान, पान करने वाला जो है वो था। ठीक है, माधवा अर्थात दानी, माधवा जो है, जो ये माधवा दिया गया है इसमें, माधवा का अर्थ क्या है, दानी, वो बहुत दान करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, मानव जाति का जो है प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें भगवत गीता, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें मनुस्मृति। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें रामायण। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर, ऋग्वेद जो है मानव जाति का प्रथम ग्रंथ जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में ही भारतीय नाटक के अस्तित्व का सूत्र जो है वो पाया जाता है। भारतीय नाटक का आरंभिक सूत्र जो है वो पाया जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, संवाद सूक्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यज्ञों में सुरा की आहुति किसका लक्षण है। सुरा की आहुति, ठीक है, सुरा की आहुति जो है ये किसका लक्षण है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है इसमें देख लेते हैं हम लोग, अश्वमेघ यज्ञ का, राजसूय यज्ञ का, वाजपेयी यज्ञ का, ठीक है, सौत्रामणि
ठीक है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन जो है सौत्रामणि, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, सौत्रामणि। सौत्रामणि जो यज्ञ है वो सुरा की आहुति के लक्षण जो है ये यज्ञ में मिलता है, ठीक है। वाजपेय यज्ञ एक प्रकार की रथ दौड़ थी, ठीक है। वाजपेय यज्ञ जो था वो क्या था, एक प्रकार की रथ दौड़ थी, ठीक है। वाजपेय जो यज्ञ था वो क्या थी, एक रथ दौड़ थी जिसमें इंद्र जो है रथेष्ठा की उपाधि उनको मिली थी। तो वो वही हो सकता है जो पहले आते हो या बहुत अच्छे रथ योद्धा थे। तो रथ की दौड़ की जो प्रयोग हुआ है वाजपेय यज्ञ में जो है वो रथ दौड़ से संबंधित है, ठीक है। वाजपेय यज्ञ जो है एक रथ दौड़ से संबंधित है, ठीक है, जिसमें सोम का पान किया जाता था, ठीक है। सोम का जो है पान किया जाता था, ठीक है। राजसूय यज्ञ का संबंध जो है किससे था, राजा की गद्दी से। जो राजसूय यज्ञ था वो राजा की गद्दी के संबंधित जो यज्ञ होता था, ठीक है। और यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जो है वो किससे संबंधित था, राज्य विस्तार से। जो अश्वमेध यज्ञ होता था या करवाया जाता था वो युद्ध से पहले या युद्ध के बाद करवाया जाता था, ठीक है, राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यूप क्या है। यूप जो दिया गया है इसमें यूप क्या है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है याज्ञिक स्तंभ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें पाषाण स्तंभ। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है विजय स्तंभ। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें अश्वमेध स्तंभ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो याज्ञिक स्तंभ, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा याज्ञिक स्तंभ, ठीक है। पुरुष मेघ जो यज्ञ है इसमें, ठीक है, सर्वाधिक 25 यूपों का निर्माण होता था। जो पुरुष मेघ यज्ञ जो था उसमें सर्वाधिक 25 यूपों का निर्माण होता था, ठीक है। यूप क्या है, एक याज्ञिक, ठीक है, एक याज्ञिक यंत्र मतलब स्तंभ था, ठीक है। और पुरुष मेघ यज्ञ में कितने स्तंभ यूपों का इस्तेमाल किया जाता था, 25, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन है इसमें वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी, ठीक है, किससे नहीं थी, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य की पहचान किससे नहीं थी, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है इंद्र। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है सोम। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें मरुत। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें शिव, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिव, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं होती थी, तो शिव से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी जानकारी और जो दी गई है। ऋग्वेद में इंद्र, ठीक है, इंद्र मरुत सोम देवता जो है इनका वर्णन जो है मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में किन देवताओं का वर्णन मिलता है, तो इंद्र हो गए, मरुत हो गए, सोम हो गए, इन सभी देवताओं का जो है वर्णन मिलता है। शिव का जो स्वरूप है रुद्र के रूप में मिलता है, ठीक है। रुद्र मतलब रौद्र रूप में जो है इनका स्वरूप जो है मिलता है शिव का, ठीक है। भगवान भोले का या शिव का जो है वो स्वरूप कैसा मिलता है इसमें, रुद्र रूप में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है 7 मंडल हैं। और दूसरा इसमें दिया गया है 8 मंडल हैं। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें 12 मंडल हैं। या फिर चौथा ऑप्शन जो है 10 मंडल हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल जो है ऋग्वेद में हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं। जो चित्रित धूसर भांड है, मृद भांड है,
वो किस काल के हैं, ठीक है, किस काल के हैं देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है मौर्य काल के, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें बुद्ध काल के, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सैंधव काल के, ठीक है, वैदिक काल के, और चौथा ऑप्शन जो है वैदिक काल के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो किस काल के हैं, तो वैदिक काल के जो है, वैदिक काल के जो है ये चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो हैं, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा जानकारी देख लेते हैं हम लोग। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर प्राप्त मृदभांडों के द्वारा सभ्यताओं का तिथि क्रम प्रदान करने का प्रयत्न जो है वो किया गया है। जो मृदभांड मिले हैं, ठीक है, जो पुरातात्विक अवशेषों में मृदभांड मिले हैं उनसे जो है तिथि क्रम के आधार पर ये प्रयत्न किया, जानने का प्रयत्न किया गया है कि ये किस काल के हैं। तो ये इससे ये पता जो है, ये जो मृदभांड मिले हैं उससे ये पता चला है कि ये किस काल के हैं, वैदिक काल के हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है इसमें जानकारी। जैसे ऋग्वैदिक संस्कृति के मृदभांड काले एवं लाल मृदभांड, ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल के जो मृदभांड हैं वो काले एवं लाल हैं, ठीक है, गेरुवर्णी मृदभांड हैं, ठीक है, ये गेरुवर्णी जो काले और लाल मृदभांड हैं इनको गेरुवर्णी मृदभांड भी कहते हैं, ठीक है। तो जबकि उत्तर वैदिक काल के मृदभांड जो हैं वो, उत्तर वैदिक काल के जो मृदभांड हैं वो कैसे हैं, तो चित्रित धूसर मृदभांड हैं, ठीक है, और उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड हैं, ठीक है। उत्तरी काली जो है वो पॉलिश वाले मृदभांड हैं, ठीक है। कब के हैं ये, उत्तर वैदिक काल के जो मृदभांड हैं वो कैसे हैं, चित्रित धूसर मृदभांड हैं, ठीक है, और ये पालिशदार जो है वो मृदभांड हैं, ठीक है। अवशेषों से जो ये सारे मृदभांड पाए गए हैं इनको किस तिथि, मतलब इनको कैसे जाना गया कि ये किस काल के हैं, तो ये तिथि क्रम, कार्बन डेटिंग जिसको कहते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग के द्वारा ही हम लोग क्या नाम है, जो अवशेष या जो भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनसे उनकी तिथि जानने का जो पद्धति है वो क्या है, कार्बन डेटिंग के द्वारा हम लोग वो जानते हैं उनकी तिथि, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों को क्या कहा जाता है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या कहा जाता है भाई। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें वेदांत, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है धर्मशास्त्र, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें पुराण, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वेदांत जो है, वेदांत जो है उपनिषदों को कहा जाता है, उपनिषदों को जो है वेदांत कहा जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है होता क्या है, होता, ठीक है, होता क्या है तो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया इसमें दिया गया है ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला जो है उसको होता कहा गया है, इसमें पहला ऑप्शन जो है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले को होता कहा गया है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसमें उपासना करने वाले को, ठीक है, होता कहा जाता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है ऋग्वेद कालीन ऋषियों को होता कहा जाता था, किसको कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले को होता कहा जाता था, ठीक है। होता किसको कहते थे, जो देवों का आह्वान करता था, पुरोहित था, ठीक है, पुरोहित था या ब्राह्मण था जो भी था, तो जो देवों का आह्वान करता था उसको क्या कहते थे, होता कहा जाता था, होता पुरोहित, ठीक है। मंत्रों का उच्चारण करने यज्ञ संपन्न कराने वाले को होता कहा जाता था, ठीक है, होता पुरोहित,
ठीक है, होता पुरोहित जो है होता पुरोहित कहते थे। ठीक है, यज्ञों को संपन्न कराने वाला, ठीक है, यज्ञों को संपन्न कराने वाला या मंत्र उच्चारण करने वाला जो है उसको क्या कहते थे? होता पुरोहित। ठीक है, होता पुरोहित जो कहते थे। सामवेद में जो गायन करता था उसको क्या कहते था? उद्गाता। ठीक है, सामवेद में जो गायन करता था उसको क्या कहते थे? उद्गाता, उद्गाता कहते थे। ठीक है, यजुर्वेद में मंत्रोच्चार करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? अर्धायु। ठीक है, अर्धायु क्या कहते थे? और ठीक है, और क्या कहते थे? यजुर्वेद में मंत्रोच्चार करने वाले को क्या कहते थे? जो यजुर्वेद में मंत्रोच्चार करने वाला जो पुरोहित था उसको क्या कहते थे? अर्धायु। ठीक है, और जो सभी जो यज्ञ हैं उनको विविध पूर्वक संपन्न कराने वाले को पुरोहित ब्राह्मण, ठीक है, ब्रह्म, पुरोहित ब्रह्म, ठीक है, पुरोहित ब्रह्म कहते थे। और सभी जो यज्ञ संपन्न कराने वाला जो पुरोहित था उसको क्या कहते थे? ब्रह्म। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल को किस सीमा के अंतर्गत रखते हैं? तो किस सीमा के अंतर्गत रखते हैं देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है ऋग्वैदिक जो है उत्तर वैदिक काल को किस सीमा के अंतर्गत रखते हैं? देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन इसका 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है इसमें 1000 से 600 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन जो है 1000 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है इसका आंसर सही होगा। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो क्या था? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को, जो ऋग्वैदिक काल था वो किस काल में था? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जो काल माना जाता है वो कब का है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल को कितना माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल को जो है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पहली पुस्तक है जो संगीत के विषय में वर्णन करती है? ठीक है, कौन सी ऐसी पहली पुस्तक है जो संगीत के विषय में वर्णन करती है? ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन जो है सामवेद, तीसरा ऑप्शन जो है इसमें यजुर्वेद, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें अथर्ववेद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सामवेद जो है संगीत के विषय में वर्णन करता है। सामवेद में ही संगीत से संबंधित जो है, संगीत के जो कई सारे संगीत जो कविताएं हैं वो सब सामवेद में, किसमें है? सामवेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अब कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में अब कितने सूक्त हैं? पहला ऑप्शन जो है इसमें देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है 5137। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें 1017। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें 1238। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है 1336। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1017। ठीक है, 1000 जो है 1017 जो है वो ऋग्वेद में सूक्त पाए जाते हैं। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सही क्रम बताइए जैसा कि पुरुष सूक्त में है। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या है देख लेते हैं हम लोग। अरे सॉरी, तो पहला ऑप्शन इसमें जो दिया गया है इसमें सही क्रम ढूंढना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें राजा, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें ब्राह्मण, राजा, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण एवं राजा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, ब्राह्मण, राजा, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, यही जो है ये सही क्रम है। ठीक है, जो उस समय का जो क्रम था, जो जाति व्यवस्था जो थी उस समय, वो थी ब्राह्मण, राजा, उसके बाद वैश्य, उसके बाद जो है शूद्रों का नंबर आता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों ने सबसे पहले निम्न में से किसका प्रयोग किया। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों ने सबसे पहले निम्न में से किसका प्रयोग किया। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इसका ऑप्शन जो है। पहला ऑप्शन जो है चावल, ब्रिभी। ठीक है, ठीक है, चावल को ब्रिभी कहा गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें जौ, यौ, जिसको यौ कहा जाता है, जौ को यौ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें गेहूं, गोधूम। ठीक है, गोधूम। ठीक है, गेहूं को गोधूम कहा गया है। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें मक्का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जौ। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों ने सबसे पहले निम्न में से जौ का प्रयोग किया है। ठीक है, दूध में जो है इसकी रेसिपी उस समय की बताई गई है इसमें, तो देख लेते हैं हम लोग। दूध में जौ को डाल करके क्या बनाते थे, क्षीर कौदन। ठीक है, क्या बनाते थे, क्षीर पकौदन। ठीक है, उस समय दूध में जो है जौ डाल करके क्या बनाते थे, क्षीर पकौदन। ठीक है, ये दूध में मिलाकर बनाते थे। ठीक है, और क्या रेसिपी है इन लोग की, जौ के सत को दही में डालकर, जौ के सत, या हमें लगता है ये सत्तू होगा, तो जौ के सत को दही में डालकर क्या बनाते थे, करम्भ। दही में जो है जौ को डाल के, जौ के सत्तू को या जौ के आटे को दही में डालकर के क्या बनाते थे, करम्भ। ठीक है, और ऋग्वैदिक आर्यों को चावल, ब्रीही की जानकारी नहीं थी। ये लोग जौ से परिचित थे, लेकिन चावल से जो है, जो आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य जो थे, उनको चावल की पहचान नहीं थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में गणतंत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है सभा, दूसरा ऑप्शन है जन, और तीसरा ऑप्शन जो है समिति, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है उर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समिति। समिति जो है वो गणतंत्र जो है उत्तर वैदिक काल में गणतंत्र को क्या कहते थे, समिति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की पुस्तक निम्न में से कौन है। सबसे प्राचीन भाषा की पुस्तक जो है वो कौन सी है, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें महाभारत, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी,
और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें रामायण, और चौथा ऑप्शन जो है निरुक्त। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो निरुक्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की पुस्तक जो है वो कौन सी है? निरुक्त। यास्क का निरुक्त जो है क्लासिकल संस्कृत गद्य का जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, यास्क का निरुक्त जो है, जो यास्क है वो उनका निरुक्त जो है वो क्लासिकल संस्कृत जो है गद्य का जो है वो सर्वाधिक सर्वप्राचीन है। ठीक है, सर्वप्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी देवोत्तर संस्कृति, पाणिनि की अष्टाध्यायी देवोत्तर संस्कृति जो है संस्कृत साहित्य जो है वो सबसे प्रारंभिक रचना है। ठीक है, पाणिनि की जो है अष्टाध्यायी वेदोत्तर जो संस्कृत साहित्य है वो सबसे प्रारंभिक रचना है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। रामायण तथा महाभारत का अंतिम संकलन जो है किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में रामायण और महाभारत का जो है अंतिम जो संकलन है वो किया गया है। ठीक है, इन सभी जानकारियों को आपसे इसलिए साझा किया जाता है कि इससे और भी क्वेश्चन आप जैसे कोई घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाए, तो इसलिए ये सारी जानकारियां एक्सप्लेनेशन आपको किया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है जो कि रामायण और महाभारत का जो अंतिम संकलन जो है वो किस काल में हुआ है? तो वो है गुप्त काल में। ठीक है, तो गुप्त काल में जो है वो अंतिम संकलन जो है रामायण और महाभारत का किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में चित्रकारिता पर पहली प्राचीन पुस्तक है। चित्रकारिता पर पहली पुस्तक प्राचीन पुस्तक कौन सी है? देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें अलंकार, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें काल स्मृति, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है यामिनी, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है अलंग्रयण सूत्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलंग्रयण सूत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चित्रकारिता की पहली प्राचीनतम जो पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक है, वो कौन सी है? अलंग्रयण सूत्र। ठीक है, भारत में चित्रकारिता के लिए प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मध्य पाषाण काल से भीमबेटका की गुफाओं से जो है वो प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल से भीमबेटका की गुफाओं से जो है वो चित्रकारिता के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन नंबर है। तो 24 क्वेश्चन नंबर है, उत्तर वैदिक काल में कौन नगर के रूप में विकसित होने से असफल रहा? ठीक है, कौन ऐसा राज्य है, कौन ऐसा नगर था? ठीक है, तो जो है वो विकसित होने से रह गया या असफल हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें मथुरा, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है प्रयाग, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें काशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक स्वतंत्र, ठीक है, अनेक स्वतंत्र अथवा महाजनपद विद्यमान थे। ठीक है, 6ठी ईसा पूर्व समय में, ठीक है, कई सारे जो है महाजनपद उपस्थित थे। कितने? ठीक है, तो देख लेते हैं और जानकारी जो दी गई इसमें। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो है राजतंत्र, और दूसरा ऑप्शन जो है इसमें जो और दूसरे प्रकार का जो राज्य था वो किस तरह का था? गणतंत्र। ठीक है,
और महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था। कुरु जो है वो कुरु जनपद जो है वो उपस्थित था, जिसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ जो है वो किसकी राजधानी थी? कुरु की। ठीक है, कुरु महाजनपद जो है उसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, जो कि नगर बनते बनते रह गया, मतलब नगर बनने में असफल रह गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि कितने महाजनपद होते थे? 16। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभाग पर कौन सा महाजनपद था? तो कुरु महाजनपद। ठीक है, कुरु महाजनपद जो है वो महाजनपद था। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है उसकी राजधानी जो है किसकी राजधानी थी? कुरु की। ठीक है, जो कि एक नगर बनते बनते या नगर बनने में असफल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्य समुद्री व्यापार नहीं करते थे। ये कथन दिया गया इसमें, पूर्व वैदिक काल के जो आर्य थे समुद्री व्यापार नहीं करते थे। यह किसने कहा था? ठीक है, यह किसने कहा था? ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है डॉक्टर R.S. शर्मा ने। ठीक है, डॉक्टर R.S. शर्मा ने ऐसा वचन दिया, मतलब ऐसा कथन दिया था कि पूर्व वैदिक आर्य समुद्री व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, कि दूसरा ऑप्शन जो दिया गया इसमें डॉक्टर R.C. मजूमदार ने ऐसा कहा। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया इसमें डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने ऐसा कहा, या डॉक्टर B.P. आप्टे ने ऐसा कहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर B.P. आप्टे ने जो है पूर्व वैदिक आर्य समुद्री व्यापार नहीं करते थे, ऐसा कथन उन्होंने दिया था। ठीक है, तो उनका मानना था कि B.P. आप्टे जी का मानना था कि जो पूर्व वैदिक आर्य थे जो है वो समुद्री व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में समुद्र एवं समुद्र की यात्रा जो है वो चर्चा, मतलब इसकी चर्चा जो है मिलती है। वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा जो है वो समुद्र की यात्रा या समुद्र से व्यापार करते थे, ऐसी चर्चा जो है वो प्राप्त हुई है। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर B.P. आप्टे का मानना है वो यह है कि ये पूर्व वैदिक आर्य जो थे वो समुद्र से व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। कब किया जाता था वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें वैदिक काल में। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें हर्ष के शासन काल में। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है हर्ष के शासन काल में, गुप्त काल में और कभी नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वैदिक काल में जो है, वैदिक काल में स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। स्त्रियों के साथ जो है वो समानता का व्यवहार जो है किया जाता था। ठीक है, चलिए और जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। वैदिक काल की स्त्रियां जो थे उनकी दशा के संबंध में जो इतिहास में सबसे आदर्श काल था ये। ठीक है, वैदिक काल जो था वो इसको कह सकते हैं कि स्वर्ण काल था। जो स्त्रियों के संबंध में, जो स्त्रियों की दशा है उसके संबंध में जो है वैदिक काल जो है वो आदर्श काल माना जाता है स्त्रियों की दशा के मामले में। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज जो है पुरुष प्रधान हुआ करता था। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पुरुष प्रधान। ठीक है, लेकिन स्त्रियों की दशा अपेक्षाकृत अच्छी थी। ठीक है,
स्त्रियों की दशा जो है उस समय अच्छी थी। स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। पुरुषों की तरह वे शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ठीक है, पुरुषों की तरह वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वैदिक या वैदिक काल में जो है पर्दा प्रथा या स्त्री विवाह या बाल विवाह और विधवा विवाह, ये सब जो है ये क्या नाम है, जो अभी आधुनिक काल में जो प्रथाएं, ये दुविचार या जो भी कह सकते हैं इसको, वो उस समय प्रचलित नहीं था। ठीक है तो उनको जो है समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, और जो है बल्कि जो वो वैदिक समाज है वो कैसा समाज है, पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्य निम्न में से किसकी उपासना नहीं करते थे? ठीक है, तो वैदिक आर्य जो है निम्न में से किसकी उपासना नहीं करते थे? तो देख लेते हैं हम लोग पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इंद्र की, ठीक है, वरुण की, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया इसमें अग्नि की, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया इसकी कार्तिकेय की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कार्तिकेय की उपासना वैदिक आर्य नहीं किया करते थे। ठीक है, नहीं किया करते थे। ठीक है, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मरुत, अश्विन, सौमित्र, ठीक है, पूषण, सविता, अदिति, ठीक है, इन सभी लोगों का ये जो है वैदिक आर्य जो थे इनकी उपासना या पूजा किया करते थे। ठीक है, कार्तिकेय की पूजा किए जाने का साक्ष्य जो है संगम काल में, संगम युग में या संगम काल में जो है वो मिलता है। जो कार्तिकेय हैं इनकी उपासना कब कब का साक्ष्य मिला है? संगम काल में। ठीक है, कार्तिकेय को शिव का पुत्र भी माना जाता है। जो कार्तिकेय हैं इनको शिव का पुत्र जो है माना जाता है। ठीक है, और कार्तिकेय की उपासना कब की जाती है? संगम काल में। ठीक है, और कब नहीं की जाती है? ठीक है, ये वैदिक आर्य जो है, वैदिक काल में जो आर्य थे वो इनको कार्तिकेय की उपासना जो है नहीं किया करते थे। ठीक है, तो वैदिक आर्य जो है किसकी उपासना किया करते थे? इंद्र की, अग्नि की, वरुण की, सोम की, मरुत की, अश्विन की, सौमित्र की, पूषण की, सविता, अदिति की। ठीक है, इन सभी लोगों का जो है ये लोग उपासना या पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बृहदारण्यक क्या है? ठीक है, बृहदारण्यक है, ठीक है, क्या है देख लेते हैं हम लोग। एक स्मृति ग्रंथ है, दूसरा ऑप्शन जो है एक उपनिषद है, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें एक राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें एक महाकाव्य है। ठीक है, तो क्या है ये? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, बृहदारण्यक जो है एक उपनिषद है। क्या है? एक उपनिषद। ठीक है, चलिए बृहदारण्यक जो है एक, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो है प्रसिद्ध संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो है प्रसिद्ध संवाद जो है कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। ठीक है, उपनिषद जो है कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते थे। ठीक है, पुनर्जन्म की उपनिषद जो है वो किसकी उपासना किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म की अवधारणा में ये विश्वास करते थे या मानते थे, कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। ठीक है, उपनिषदों के अनुसार आत्मा साक्षात्कार ही मोक्ष है। क्या है? आत्मा का साक्षात्कार या अपनी आत्मा को जान लेना, या अपने आत्मा से अपने आत्मा और परमात्मा का जो मिलन हो जाए तो उसी को मोक्ष कहा गया है। ठीक है, जो अज्ञान के नाश से संभव है, जो हमारे अंदर अज्ञानता है उसके नाश से ये संभव है।
ठीक है, क्या संभव है? मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो संभव है। ठीक है, कैसे संभव है? अज्ञानता के नाश से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है? वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो किसको नहीं सम्मिलित किया जाता वो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है संहिता, दूसरा जो है आरण्यक, और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें स्मृति, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें उपनिषद। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मृति। स्मृति जो है वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, वैदिक साहित्य में स्मृति को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, और क्या आता है? आरण्यक और उपनिषद आते हैं। ठीक है, ये स्मृति जो है वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? 4 वेद, ठीक है, 4 वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जो है ये सभी चीजें आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत नहीं आती हैं वैदिक साहित्य? स्मृति के अंतर्गत जो है नहीं आता है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए ले आते हैं हम लोग, और आप अपने तैयारी बहुत अच्छे से करिए, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो उसको आप टैकल कर पाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में तूफान का देवता किसे माना जाता है? तूफान का देवता कौन था? ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें इंद्र, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वरुण, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ध्वंस, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें मरुत। ठीक है, मरुत जो दिया गया है इसमें चौथा ऑप्शन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मरुत। ठीक है, मरुत जो है उसको तूफान का देवता ऋग्वैदिक काल में माना जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में तूफान का देवता कौन है? मरुत। ठीक है, इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं, वो कौन है? इंद्र। इंद्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। धौस आर्यों के सबसे प्राचीन देवता हैं। जो धौस हैं, ठीक है, जो धौस है वो आर्यों के सबसे प्राचीन देवता हैं। इनको माना जाता है कि ये ऋग्वैदिक काल के जो आर्यों के जो देवता हैं वो सबसे प्राचीन देवता हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप था। क्या था सामान्य रूप? देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है पैतृक राजतंत्र, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है सैनिक तानाशाही का। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है कुलीन तंत्र गणराज्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैतृक राजतंत्र। ठीक है, पैतृक राजतंत्र जो है वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप माना जाता है। ठीक है, वैदिक काल में सरकार का जो सामान्य रूप था उसको क्या माना जाता था? पैतृक राजतंत्र। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य विभिन्न जनों में विभक्त था। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य जो थे विभक्त जनों में जो है ये इनका विभाजन था। इन जनों का प्रमुख जो है, इन जनों का जो राजा था या जो प्रमुख था उसको राजन कहा जाता था। इसको राजन को जनस्य गोपा, ठीक है, जनस्य गोपा जो है इसको कहा जाता था। किसको? राजन को। जो राजा या जो ये जनों का प्रमुख हुआ करता था जनों का जो प्रमुख हुआ करता था उसको राजन कहा जाता था या जनस्य गोपा। ठीक है, जनस्य गोपा कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र था।
आर्य सभ्यता का केंद्र कौन था? ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें राजस्थान, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है अफगानिस्तान, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सरस्वती एवं गंगा मध्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती एवं गंगा मध्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सरस्वती एवं गंगा मध्य क्षेत्र। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र क्या था? तो सरस्वती एवं गंगा मध्य क्षेत्र जो है वो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस राजा का नाम बताइए। ठीक है, उस राजा का नाम बताइए जिसमें प्रारंभिक आर्य राजवंशों का, ठीक है, उस राजा का नाम बताइए जिसमें प्रारंभिक आर्य राजवंश ने अपना मूल ढूंढा। ठीक है, ठीक है, अपना मूल ढूंढा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया गया इसमें देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है कृष्ण वासुदेव, दूसरा ऑप्शन जो दिया है मानधाता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है मनु वैवस्त, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें युधिष्ठिर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये मनु वैवस्त। ठीक है, मनु वैवस्त जो है उसने प्रारंभिक आर्यों ने अपना मूल इसमें ढूंढा था। ठीक है, मनु वैवस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था? ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। सप्त सिंध देश, मध्य एशिया, जर्मनी, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें मध्य यूरोप में स्टेप्स के मैदान। मध्य यूरोप में स्टेप्स के मैदान। तो जो आर्यों का मूल निवास था वो क्या था? आर्यों का मूल निवास मैक्स मूलर के अनुसार क्या था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया जो है आर्यों का मूल निवास था, वहीं से ये लोग भारत की तरफ आए। इनका किसका मानना था? ये मैक्स मूलर का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपनिषद है? तो इसमें से कौन सा जो है उपनिषद है? देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है धम्मपद, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है महाभाष्य, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है श्वेताश्वर। ठीक है, ये है श्वेतर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें मिलिंद पन्हो। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है ये मिलिंद पन्हो। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो श्वेताश्वेतर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये उपनिषद है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे जो जानकारी दी गई है उपनिषदों की कुल संख्या जो कितनी है? 108। इसमें सिर्फ 10 जो है महत्वपूर्ण विशेष महत्व के हैं। ठीक है, और आदि गुरु शंकराचार्य ने, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने ही इन 10 उपनिषदों पे अपना भाष्य जो है वो लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है भाष्य? किसने लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। ठीक है, उपनिषद कौन सा है इसमें? श्वेताश्वेतर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में कौन सी शासन प्रणाली सामान्यतः प्रचलित थी? तो ऋग्वैदिक काल में कौन सी शासन प्रणाली थी ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन जो दिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सैनिक तानाशाही, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, तो ऋग्वेद काल में जो कैसी शासन प्रणाली थी? तो वंश परंपरागत शासन व्यवस्था थी। ठीक है, राजा का पद जो होता था ऋग्वैदिक काल में वो वंशानुगत होता था, कि मतलब
एक राजा बन गया, उसके बाद उसके बेटा, उसके पोते, उसके सब ऐसे ऐसे अपने बारी बारी से क्या नाम है उसके वंश के ही लोग राजा का पद जो है ग्रहण करते थे। ठीक है, तो उसको कहते हैं वंशानुगत। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के संबंध में जो है विवरण मिलता है। इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ऐत्रेय ब्राह्मण राजा की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण प्राप्त है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के संबंध में जो है विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है, क्या है देख लेते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। रुद्र की प्रशंसा में मंत्र है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है रुद्र की प्रशंसा में मंत्र। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें उषा की प्रशंसा में मंत्र, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें अश्व बलि के नियम, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें विश्व की रचना के मंत्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विश्व की रचना के मंत्र जो है पुरुष सूक्त में दिया गया है। विश्व की रचना के मंत्र जो है वो किसमें है? पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है? वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया इसमें कठोपनिषद। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है तान संहिता, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें शतपथ, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें धम्मपद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धम्मपद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? धम्मपद। ठीक है, वैदिक साहित्य में कठोपनिषद, संस्थान संहिता, ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण जो है वो शतपथ जो है वो सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? धम्मपद जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन विचारकों के अनुसार कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? ठीक है, कानून की उत्पत्ति का जो स्रोत है वैदिक कालीन विचारकों के अनुसार कानून की जो उत्पत्ति है वो उसका स्रोत क्या है? ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। जो कानून की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सट, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें जनता, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है प्रकृति, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें धर्म। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो धर्म। ठीक है, धर्म से ही कानून की उत्पत्ति का स्रोत मिलता है। ठीक है, वैदिक कालीन विचारकों के अनुसार कहां से मिलता है? धर्म। धर्म से ही कानून की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो मिलता है। ठीक है, वैदिक कालीन राजा जो है धर्मानुसार कार्य करता था। ठीक है, धर्म के अनुसार जो है वो कार्य करता था। वैदिक कालीन जो है राजा जो था वो धर्म के अनुसार कार्य, अपना कर्तव्य निर्वहन या अपने कार्य को करता था। ठीक है, जिसका प्रतिपादन ऋषियों द्वारा किया जाता। जो ये जो कार्य होते थे ऋषियों द्वारा बताए जाते थे। ठीक है, धर्म के अनुसार क्या सही है क्या गलत है वही वो राजा किया करता था। ठीक है, राजा सार्वभौम नहीं था। ठीक है, राजा जो था वो सर्वे सर्वा नहीं था, उसके ऊपर भी समितियां थी और सारे चीजें थी। ठीक है, तो राजा ही सार्वभौम नहीं था। ठीक है, राजा जो है वो निर्णय लेने के लिए सर्वोपरि नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आर्यों के विषय में किस सीमावर्ती प्रदेश में आने का अनुमान लगाया जाता है? जो है आर्य जो है प्रारंभिक रूप में जब आए थे तो वो सीमावर्ती प्रदेश में आने का जो अनुमान लगाया जाता है वो किस
प्रदेश में या किस नगर में आए थे। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें पश्चिमी, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है पूर्वी, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है उत्तरी, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी, क्योंकि मध्य एशिया से आए तो हम लोग का वो पश्चिम हिस्सा हो गया ना, तो पश्चिमी उसमें राज्य में लोग ने अपना स्थान बनाया रहने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्यों का आगमन भारत में किस ओर से हुआ, किस ओर से हुआ। ठीक है, अभी पहले इसके पहले ही बताया मैंने। ठीक है, पूर्वी यूरोप से, मध्य एशिया से, दक्षिण पूर्वी एशिया से, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है चीन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से जो है आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया। तो आर्यों ने जो है भारत पर कब अधिकार किया। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया इसमें 1400 ईसा पूर्व, और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया इसमें 1000 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है 1500 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने भारत पर अधिकार अपना किया। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता थी, क्या थी। ऋग्वैदिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या थी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें प्रकृति पूजा, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें मातृदेवी पूजा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है त्रिमूर्ति पूजा, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है पशुपति पूजा। ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन प्रकृति पूजा जो है ये विशिष्ट विशेषता रखती थी, क्योंकि ऋग्वेद काल में जो है ऋग्वेद काल में प्रकृति पूजा की जाती थी, पेड़ों की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य जो है कबायली थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य कैसे थे, कबायली कबीलों में रहते थे। ठीक है, सूर्य का निकलना, वर्षा का होना, आंधी तूफान आ जाना। ठीक है, आज ही प्राकृतिक घटनाओं को जो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके लिए क्या थी, ये एक पहेली के जैसे थी। ठीक है, पहेली हुआ करती थी। सूर्य जब निकलता था या बादल चमकता था या वर्षा होती थी, ठीक है, आंधी तूफान आता था, आदि जितने प्रकार की बस अगली जो ये सारी घटनाएं हुआ करती थी, ये लोग इनके लिए एक अचंभा थी, एक पहेली की तरह थी। ठीक है, सभी को शक्ति मानते थे लोग, सभी को शक्ति मानते थे, इनकी शक्ति मान करके इनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के सभी देवी देवता जो हैं प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। जो ऋग्वैदिक काल के जो देवी देवता थे वो किस चीज के प्रतीक थे, शक्ति के प्रतीक थे। ठीक है, जो ये ऋग्वैदिक देवी देवता थे ये किसके रूप में थे, एक शक्ति के रूप में लोग मानते थे अपनी देवी देवताओं को, या पेड़ पौधों को, या जो ये वर्षा होती थी, सूर्य निकलता था या आंधी तूफान आता था, इसको ये लोग भगवान मान के ऐसे कि भगवान की देन है, या भगवान ऐसा कर रहा है, या भगवान हम पे दुखी हो गया है, या भगवान हम पर नाराज हो गया है, या खुशी हो गया है, जो भी है वो अपनी मान्यताओं के रूप से इन चीज़ों को मानते थे। ठीक है, चलिए यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं वैदिक सभ्यता के। अगले सेक्शन में हम आपके लिए अब मेडोल हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। वैदिक सभ्यता से यहीं से आपके ये सेक्शन छोड़ते हैं, और अगले सेक्शन में हम अगले लेक्चर में मध्य इतिहास से क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।